इस दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ राजशाही है, जहाँ राजा हैं, लेकिन शायद पूरी दुनिया में इस देश की कोई दूसरी मिसाल नहीं है जहाँ डेमोक्रेसी के साथ राजशाही तो है, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अलग अलग देशों में इनका एक कार्यकाल होता है, टेन्योर, जैसे अमेरिका में 4 इयर्स के लिए होता है प्रेसिडेंट का, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लिए 5 साल होता है। तो ऐसे ही एक देश है जहाँ जब किसी को राजा चुना जाता है तो सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल के बाद फिर दूसरा राजा चुना जाता है। ये कहानी मलेशिया की है। मलेशिया टूरिस्ट एक बहुत बड़ा हब है, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो इसी मलेशिया में पहले ब्रिटेन की हुकूमत हुआ करती थी, जैसे हमारे यहाँ कब्जा था। हम 47 में आज़ाद हुए, मलेशिया 57 में आज़ाद हुआ, यानी हमसे 10 साल बाद। आज़ादी के बाद वहाँ बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल रही। मलेशिया में कुल 13 स्टेट है, 13, लेकिन इन 13 स्टेट के साथ खास बात यह है कि 9 स्टेट ऐसे हैं जहाँ राजशाही थी और वहाँ राजशाही परिवार रहता है, और इस हर स्टेट के जो हेड है उसे वहाँ सुल्तान कहा जाता है। तो 9 स्टेट, 9 शाही परिवार, 9 सुल्तान, और उस सुल्तान के अलावा फिर जो क्यू में होता है उसे क्राउन प्रिंस कहा जाता है। अगली बार वही सुल्तान बनेगा। तो मलेशिया का नियम कानून दस्तूर कुछ यूं है कि ये जो 9 स्टेट हैं मलेशिया के, इन्हीं 9 स्टेट के सुल्तान मलेशिया के किंग को चुनते हैं वोट डालकर। इसके अलावा और कोई वोट नहीं डाल सकता, और ये इन्हीं में से कोई एक सीनियरिटी के हिसाब से राजा बनता है। मतलब कोई बाहर का आदमी भी नहीं बन सकता, राजशाही फैमिली का होना चाहिए। तो ये शुरू से चला आ रहा है कि जो 9 स्टेट हैं, बल्कि 13 में से 9 जहां राजशाही है, उन 9 स्टेट के सुल्तान अपने राजा को चुनते हैं जो मलेशिया का राजा होता है। हालांकि राजा का वहाँ पे अब कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है, सरकार चुनी जाती है, प्राइम मिनिस्टर ही वहाँ मेन होता है। लेकिन ये है कि एक किंगडम होता है, राजशाही है, शपथ दिलाने और बाकी चीज़ों के काम के लिए, लेकिन कोई बहुत विदेश में भेजने के लिए, लेकिन पावर कुछ नहीं होता। तो 9 सुल्तान एक राजा चुनते हैं, और वो राजा 5 साल के लिए होता है। फिर जब उसके बाद 5 साल खत्म होता है तो दूसरा राजा चुना जाता है। जैसे अभी मलेशिया में इसी साल जनवरी में नए राजा को चुना गया, जिनका नाम इब्राहिम है, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। तो इन्हीं 9 सुल्तानों ने वोटिंग करके उनको चुना। वोटिंग का तरीका भी बड़ा खास होता है कि सब पर्ची डालते हैं, और जैसे ही उस राजा का चुनाव हो जाता है, उस पर्ची को वही सुल्तान और राजा सब मिलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कोई और नहीं देखता है। तो 9 स्टेट के 9 सुल्तान मलेशिया के राजा को चुनते हैं, और इन्हीं 9 स्टेट में से एक स्टेट है मलेशिया में जिसका नाम है पेराक। पेराक, कुल 3 करोड़ की आबादी है इस स्टेट की। पूरे मलेशिया की अगर हम बात करें शायद 33 या 34 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन इस स्टेट की, पेराक की, 3 करोड़ की आबादी है। और इस पेराक में भी एक सुल्तान है, और ये वो पेराक 9 स्टेट में से एक आता है जो मलेशिया के राजा को चुनता है। तो यहां पे भी एक सुल्तान है, और उन सुल्तान के साथ एक क्राउन प्रिंस जो पेराक के अगले सुल्तान बनेंगे, उनका नाम है राजा जफर मुदा मूसा। तो राजा जफर शॉर्ट में नाम याद रखते हैं। तो राजा जफर इस वक्त पेराक के क्राउन प्रिंस है, और आज की कहानी उन्हीं की है। राजा मूसा की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जफर मूसा, इनकी बीवी, एक बेटा है। लेकिन 2002 में अचानक राजा जफर की मुलाकात एक लड़की से होती है। ये लड़की मलेशिया के एक रईस परिवार की लड़की थी, बचपन से ही बहुत खूबसूरत बड़ी हुई, तो उसकी खूबसूरती की वजह से उसे मॉडलिंग में मौका मिला, फिल्मों से भी ऑफर आने लगा। लेकिन इसी दौरान में राजा जफर की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उस लड़की का नाम था हसलेजा। हसलेजा की खूबसूरती के राजा जफर दीवाने हो गए। हालांकि हसलेजा और राजा जफर की उम्र में करीब 36 साल का फासला था, लेकिन उसके बावजूद उम्र की कोई सीमा ना हो, वो सारी जो चीज़ें हैं, उन्होंने एक दिन हसलेजा को प्रपोज किया कि क्या आप मुझसे शादी करोगी। अब एक शाही परिवार से ऑफर था,
क्राउन प्रिंस हैं, कल को वो सुल्तान बनेंगे, हो सकता है आगे चलकर मलेशिया के भी राजा बन जाएं, क्योंकि बारी बारी सभी से सुल्तान के नंबर आएंगे। तो हसलेजा ने भी फौरन जवाब दे दिया कि जी मैं शादी करने को तैयार हूं। इसके बाद जनवरी 2002 में राजा जफर और हसलेजा ने बाकायदा तमाम जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से थाईलैंड में जाकर शादी की। बहुत ही आलीशान शादी हुई। शादी के बाद अब ये लौट कर आए और हसलेजा जो उनकी दूसरी बीवी थी, यानी अब वो रानी, और उसे शाही महल में छोटी रानी बनाकर ले आए। अब उस महल में ऑलरेडी एक और रानी थी जो पहली बीवी उनकी, उनका नाम था महारानी गुदा नूर महानी। तो बड़ी महारानी या पहली बीवी और अब साथ में छोटी महारानी भी महल में आ गई। 2002 जनवरी में शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन छोटी महारानी के उस महल में आते ही, यानी हसलेजा के आते ही, उस महल में अजीब अजीब चीजें होने लगी। हुआ ये कि महारानी को अजीब अजीब तरह से एक दौरे पड़ने लगे, बड़ी वाली को, पुरानी वाली को। वो कहती कि कभी मुझे सरकटे परिंदे दिखाई देते हैं, कभी उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आती, कभी कमरे में सांप दिखाई देता। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो अनहोनी थी। तो शुरू में लगा वहम है, डॉक्टरों को भी दिखाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और महारानी की रातों की नींद उड़ गई, बड़ी महारानी की, और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और ये अजीब अजीब चीजें आ रही हैं, सपने में भी, होश में भी। तो फिर बड़ी महारानी ने अपने एक भाई को बुलाया और उन्होंने सारी चीज बताई और उन्होंने शक जताया कि मुझे शक है कि जो छोटी महारानी जब से आई है महल में, तभी ये सारी चीजें होनी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ये कोई काला जादू का मामला ना हो। और बड़ी महारानी को इस छोटी महारानी की शादी के बाद से भी जो जैसा होता है, इससे नफरत भी थी कि मेरे शौहर को इसने चुरा लिया, मुझसे ज़्यादा वो करीब रहती है। अच्छा, जो राजा जफर है, जब से शादी हुई, नई दुल्हन, तो वो भी नई दुल्हन के पास ही ज़्यादा रहते हैं, उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ करते हैं। और धीरे धीरे बड़ी बेगम को, बड़ी महारानी को वो भूलने लगे थे। तो ये बात भी कहीं दिल में बैठी हुई थी। जो नूर महारानी बड़ी पुरानी पहली बीवी थी, और इसी दौरान में ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो शक और वहम ये हुआ कि ये सारी चीज़ें किसी काला जादू की वजह से हो रहा है। अच्छा, मलेशिया में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ काला जादू, जैसे अपने देश में, इंडिया में है, तो वहाँ पर भी लोग यकीन करने वाले होते हैं कि काला जादू नाम की चीज़ होती है, ऐसी बुरी शक्ति होती है, ताकतें होती हैं, किसी को वश में किया जा सकता है, किसी का दिल जीता जा सकता है, किसी को किसी से दूर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें वहाँ भी कॉमन। तो बड़ी महारानी को ये शक है कि छोटी महारानी ने ये जानबूझकर उनके ऊपर काला जादू किया है, और उसी वजह से एक तो महाराज उससे दूर हो गए, वो उसके करीब हो गए, और अब शायद वो उन्हें मारना भी चाहती है। परेशान होकर उन्होंने अपने भाई को महल बुलाया और उन्हें ये सारी बातें बताई। अब भाई महल में रुका, उसने भी देखा, राजा जफर से भी बात की। उन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, सब कुछ ठीक है, शायद वहम हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और अभी शादी के सिर्फ ये 3-4 महीने हुए हैं। जनवरी 2002 में शादी हुई और ये बात मार्च अप्रैल की है। तो भाई भी आ गए, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं है। हर दिन महारानी रात को चीखें और फिर कहें कि मुझे परिंदे दिखाई दे रहे हैं जिसका सर कटा हुआ है, मुझे खून दिखाई दे रहा है, मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ दिखाई दे रही है, मुझे सांप दिख रहा है। भाई ने भी ये सारी चीज़ें देखी। अपनी बहन की आवाज़ सुनकर कई बार रात को उठा, हालांकि उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अब इसके बाद भाई महल से लौटता है और उसे भी यकीन दिला दिया था उसकी बहन ने कि ये मामला काला जादू का है। तो अब इस काला जादू का तोड़ कैसे निकाले, इसी की तलाश में भाई उस महल से निकलता है और अपने इलाके में जाता है। कुछ दिन के बाद वो महल में लौटता है। जब महल में लौटता है तो 2 लोगों को अपने साथ लेकर आता है। जो 2 लोगों को अपने साथ लेकर आया था, वो उसे उस महल में अपनी बड़ी बहन यानी महारानी के पास एक नौकर के तौर पर लाया था कि वो उसके आसपास रहेगा। लेकिन असलियत ये थी कि वो जो दोनों नौकरों को लेकर आया था, नौकर के नाम पर, वो मलेशिया में एक जाति है बोमोहज। बोमोहज वो लोग हैं जो जैसे अपने यहाँ तांत्रिक होते हैं, तो बोमोहज वो जो जादू, टोना टोटका, काला मंत्र, इन सब में महारत रखते हैं।
इसके एक्सपर्ट होते हैं। तो वो लेकर आया भाई 2 बोमोहज को कि अगर ऐसा कोई जादू टोना किया है छोटी महारानी तो ये उसका तोड़ निकालेगा। अब वो आए, लेकिन अभी भी धीरे धीरे हालात वैसे ही, हालात सुधर नहीं रहे हैं। करते करते अब अक्टूबर का महीना आ गया 2002। अब शादी के करीब 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन बड़ी महारानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। 2 बोमोहज आ गया, उसके बाद भी नहीं। अचानक 6 अक्टूबर को 2002 6 अक्टूबर, एक रोज छोटी महारानी महल से गायब हो जाती है। अब छोटी रानी महल से गायब, ऐसा हो नहीं सकता शाही परिवार से कोई गायब हो जाए। लेकिन फिर ये हुआ कि कहीं आसपास घूमने गई होंगी, शाम हो गई, लौटी नहीं। तो अब रानी हसलेजा के गायब होने की खबर रात तक जब फैली तो राजा परेशान, पता कराना शुरू किया गया। तो पता चला कि कुछ चश्मदीद थे महल के। उन्होंने कहा कि 2 लोगों के साथ उन्हें गाड़ी पर जाते हुए देखा है, और जिस तरीके से वो जा रही थी ऐसा लगता था जैसे उनको जबरन गाड़ी में बिठाया गया। अब ये बात और भी थी फिक्र करने वाली। फौरन राजा ने फिर, अब मलेशिया में ये नहीं है कि आपने ताली बजाई और राजशाही वाला वही है कि हाजिर हों, उठाया नहीं। डेमोक्रेसी है वहाँ पर, चुनी हुई सरकार है, वहाँ पुलिस है, कानून है, अदालतें हैं। तब ये मामला रिपोर्ट लिखाया गया कि महल से महारानी गायब है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसके बाद अगले दिन पुलिस को महारानी की जिस गाड़ी में ले जाया गया था वो कार एक जगह पर लावारिस हालत में मिली। जब उस कार की तलाशी ली गई तो पुलिस को अंदर से कुछ महारानी के नाखून, बाल कटे हुए, कुछ खून के धब्बे गाड़ी में मिले। जब खून के धब्बे मिले तो पुलिस वालों के भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब महारानी की तलाश जारी है। तभी महारानी को गायब हुए करीब करीब 6 दिन हो गए थे। 6 दिन के बाद 12 अक्टूबर को अचानक कुछ लोग खबर करते हैं कि इसी पेराक में एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे झरने वरने हैं, फॉल है, और उसी के बराबर में पहाड़ी पर एक पेड़ है, और उस पेड़ से एक लाश लटकी हुई है, और लाश बुरी तरह से सड़ चुकी है। जब ये खबर मिली लोग भाग कर आए, पुलिस पहुंची। लाश का गला कटा हुआ था। पुलिस ने लाश को नीचे उतारा, और उसके बाद उस लाश को देखने के बाद ही, हालांकि लाश सड़ चुकी थी, पर कुछ चीज़ों से ये पहचान हो गई कि वही गुमशुदा रानी हसलेजा है, और बहुत बुरी तरह से कत्ल किया गया था। पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे और गला कटा हुआ था। खैर, लाश को उतारने के बाद अब पुलिस, एक मर्डर का मुकदमा था, वो भी शाही परिवार के अंदर, वो भी छोटी महारानी का। अब तफ्तीश शुरू होती। इधर राजा साहब सदमे में, राजा जफर, क्योंकि 7 महीने पुरानी सिर्फ शादी थी। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। जो कार बरामद हुई थी उस कार के हिसाब से विटनेस से पता चला कि जो 2 लोग कार में आखिरी बार देखे गए थे वो इसी महल के थे। पुलिस ने उन दोनों को उठाया महल के अंदर से निशानदेही पर, हुलिये के आधार पर। तो वो दोनों वही थे बोमहोज जो बड़ी महारानी का भाई अपने इलाके से लेकर आया था, जो तंत्र मंत्र और काला जादू और इन सब को मतलब निपटाने में माहिर। तो वो दोनों बोमोहज बिरादरी के तांत्रिक थे। अब आखिरी बार उन्हीं को देखा गया। पुलिस ने उन्हें उठाया, सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा जी हमने ही छोटी महारानी का कत्ल किया है, हम उन्हें लेकर गए थे किसी बहाने से, और फिर हमने उनका गला काटा और उसके बाद लाश को एक पेड़ से लटका कर, ताकि वहाँ किसी की नज़र ना पड़े, और चले आए। अब 2 लोग अपना जुर्म कबूल कर चुके थे। इधर शाही परिवार में एक छोटी महारानी का कत्ल, मलेशिया के अखबारों में सुर्खियाँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 22 साल पुरानी बात है। तब तक ये न्यूज़ चैनल वाले सबकी बाढ़ आ चुकी थी, सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था। अब हर तरफ सुर्खियाँ, खबर, अजीब अजीब बातें हो रही हैं। इसके बाद उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि भाई कोई मोटिव तो होगा। अभी तक वो कह रहे हैं हमने कत्ल किया, आप हमें जो भी सज़ा देनी है दे दो, मोटिव नहीं बता रहे। अब राजा साहब ने कहा नहीं, मोटिव तो पता करो। जो सुल्तान, मतलब उस वक्त वहाँ के राजा जफर, सुल्तान जफर। तो पुलिस ने, मलेशियन पुलिस ने, पेराक की पुलिस ने उन दोनों से फिर सख्ती से पूछताछ की। उसके बाद उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा हमने छोटी रानी का कत्ल तो किया है, लेकिन ये हमने बड़ी महारानी के कहने पर किया।
अब ये सुनकर पुलिस वाले की भी होश उड़ गए। मामला शाही परिवार का है, मामला क्राउन प्रिंस की वाइफ का है। यही क्राउन प्रिंस आगे चलकर पहले पेराक के फिर मलेशिया के किंग भी बन सकते हैं। अब क्या किया जाए? लेकिन जो दो कातिल हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने ये बड़ी महारानी के कहने पर किया है। अब तार ये जोड़ रहे हैं कि ये दोनों कातिल उसी जगह से, उसी इलाके से वही भाई लेकर आए जहां से बड़ी महारानी है। तो क्या किया जाए? बात पेराक के राजा तक पहुंची। अब ये क्राउन प्रिंस है राजा जफर, जिनकी दूसरी पत्नी का कत्ल हुआ है, जो उनके फादर हैं वो वहां के पेराक के राजा हैं। अब पुलिस वहां तक पहुंची कि बताए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो कानून के हिसाब से आप कर सकते हैं आप कीजिए। इसके बाद पहली बार पेराक के इतिहास में वहां की रानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इल्जाम छोटी रानी के कत्ल का। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ हुई, बाकायदा शाही महल से उनको लेकर जाया गया। जो मलेशिया की मीडिया थी, कोशिश ये की गई थी कि उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाए, लेकिन फिर भी लीक हुई खबर और महारानी की गिरफ्तारी की खबर अखबारों में आ गई, टीवी पर आ गई। अब महारानी से पूछताछ हुई। उस दौरान में करीब 6 दिन तक महारानी पुलिस कस्टडी में थी। अजीब अजीब खबरें आ रही थी बाहर, उन्होंने ये कन्फेस किया, उन्होंने ये कन्फेस किया। लेकिन फिर खबर ये आई कि महारानी ने पुलिस से ये कहा कि इन दोनों को उन्होंने अपने भाई की मदद से मंगाया था, बुलाया था यहाँ, लेकिन उनके ऊपर काला जादू किया गया और ये काला जादू उनके हिसाब से छोटी रानी ने किया था। और इसीलिए मैं जो मेरे ऊपर जो काला जादू किया गया था, मैं उसका तोड़ चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस जादू के मंत्र से, इसके सम्मोहन से मैं खुद को आज़ाद कर लूँ। तो उस जादू से छुटकारा पाने के लिए मैंने इन 2 तांत्रिकों को बुलाया था अपने महल में, और इनके आने के बाद भी मेरी हालत सुधरी नहीं, मुझे वही सारी चीज़ें दिखाई देती थीं। तो फिर मैंने इनसे कहा कि एक काम करो, तुम छोटी रानी का ही वो सारे तंत्र की शक्ति को ख़त्म कर दो, जो जादू टोना की शक्ति है। तो मैंने ये कहा था कि उसकी, क्योंकि मुझे यकीन है कि उसी ने ये किया, उसी ने मुझे मेरे मतलब शौहर से दूर किया, वो करीब आई, छोटी रानी बनी। कल को हो सकता है कि अगर मलेशिया का राजा बनने की बारी आई तो मैं शायद किनारे हो जाऊं। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैंने कहा था कि ये सब कुछ उसने अपने तंत्र मंत्र काला जादू के सहारे किया, तो तुम उसकी इस शक्ति को छीन लो। तो मैंने अपने इन दोनों तांत्रिकों से उसकी शक्ति छीनने के लिए कहा था, न कि उसे मारने के लिए कहा था। ये सफाई दी बड़ी महारानी ने, और इस सफाई को उन दोनों जो बोमोहज थे, जो तांत्रिक थे, जो आए थे, उन्होंने इस पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा मुझे महारानी ने इनकी शक्ति छीनने के लिए तो कहा था, जान लेने के लिए नहीं कहा था। तो उन 2 कातिलों का यह बयान और बड़ी महारानी की सफाई, इसके बाद महारानी को सिर्फ 1 हफ्ते की सज़ा हुई। 1 हफ्ते बाद वो वापस अपने महल में लौट गई। इधर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, इनके लिए सजाए मौत की मांग की गई, लेकिन फिर अदालत ने मलेशिया की इन दोनों को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई। 14 साल ये जेल में रहे, उसके बाद आज़ाद भी हो गए। उधर इन सारी चीज़ों के होने के बाद 2017 में बड़ी महारानी की भी मौत हो गई, 2017 में। इस इंसिडेंट के 15 साल बाद 15 साल तक वो उसी महल में रही और अकेली महारानी वही थी। राजा जफर ने फिर कभी कोई दूसरी शादी नहीं की, न फिर कभी इश्क किया, और दूसरी महारानी को वो भुला नहीं पाए थे, उसकी मौत को भुला नहीं पाए थे। इसलिए उन्होंने फिर बड़ी महारानी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारी 2017 तक। 3 अक्टूबर 2017 को बड़ी महारानी रानी मुदा नूर महानी की मौत हो गई बीमारी से, और उनकी मौत के 2 साल के बाद राजा जफर ने रॉयल फैमिली की ही एक महिला से तीसरी शादी की। और इस बार जिन्होंने जिससे शादी की वो रॉयल फैमिली की थी, लेकिन उनके शौहर की मौत हो चुकी थी, वो एक विधवा थी, उनसे शादी की 2019 में। आज की तारीख में 2024 तक राजा जफर और उनकी तीसरी बीवी दोनों शाही महल में साथ हैं। ये क्राउन प्रिंस है और पेराक स्टेट के आने वाले वक्त में ये सुल्तान होंगे। और इसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से, चूँकि अभी 2024 में इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं, किंग, 29 तक उनका है,
अब अगर उम्र ने और किस्मत ने साथ दिया तो क्या पता आने वाले वक्त में यही राजा जफर मलेशिया के किंग हो सकते हैं। वही राजा जफर जिनकी दूसरी और छोटी बीवी छोटी रानी महल की साजिश का शिकार हुई जादू टोना के नाम पर, जिसका कत्ल हुआ और लाश एक पेड़ पर लटकाई गई और वो सड़ी हुई लाश बाद में बरामद हुई। शाही महलों में ऐसी भूत प्रेत या फिर ऐसे जादू टोना की कहानियां अमूमन नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये मानकर चलते हैं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि इंसान इंसान है, और ख़ास तौर पर जब उसका हक छीना जाता है या ऐसा लगता है, या फिर शाही परिवार में तो खैर ये भी है कि तख्त के लिए बेटा बाप, बाप बेटे को मार डालते हैं, तो ये होता है। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज माया बिश्नोई, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माया। और ये भेजा है शर्मिला और श्रीनिवास बिश्नोई ने, ये उनके मम्मी पापा हैं। शिवांगी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवांगी। और ये भेजा है राहुल ने, राहुल शिवांगी के फादर हैं, सूरत से। वाजिद सईद, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वाजिद। और ये लखनऊ से हैं। साथ ही मोहिनी एंड नेहा चौहान, मोहिनी उर्फ नेहा चौहान, सॉरी, तो मोहिनी यानी कि नेहा चौहान, इनका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नेहा या मोहिनी। और सचिन भदौरिया ने भेजा ये। इसके अलावा गोकर्ण दाहलका, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गोकर्ण दाहलका। और ये भेजा विष्णु प्रसाद जी, कल्पना, कृतिज्ञ और कृष्णदीप ने, नेपाल से हैं शायद ये सभी। जानवी रावल, इनका 15 को है कल, लेकिन संडे कहानी होती नहीं, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे जानवी, भेजा अभिषेक मिश्रा ने है। साथ ही कमलेश देवी जी, नमस्ते प्रणाम। और मेल पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच दिल से आपके इस प्यार के लिए। और प्रशांत, थैंक यू आपके लिए भी, क्योंकि आपने अपनी मम्मी के बारे में लिखा और बताया, थैंक यू सो मच। पूजा शर्मा, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। सॉरी पूजा, मैं हमेशा भूल जाता हूँ आपकी कहानी, पर बारी आएगी। बहुत बार मैंने आपको गोली दी, लेकिन इस जल्दी ये कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी में आज इतना ही। आज तक पर कल रात 11 बजे क्राइम कहानी विद शम्स में आपसे मुलाकात हो सकती है। अगर आप